तो आखिर कहाँ तक हमारा पहुँचा था ज्यामिति का ज्ञान यूक्लिड के अपने पुस्तक को लिखने तक। आज हम जानेंगे कि हमारे भारत में ज्यामिति का क्या हाल था। सिंधु घाटी की सभ्यता, मिस्र में यानी इजिप्ट में ज्योमेट्री क्या क्या कंडीशन था। फिर हम यूनान की तरफ चलेंगे और थेल्स, पाइथागोरस पर भी बात होगी। फिर पाइथागोरस का जो प्रमेय आपने सुना है उस पर भी बात होगी। और अंत में हम देखेंगे कि यूनान की ज्यामिति में आखिर क्या खासियत थी कि उसे आज तक याद रखा जाता है, और यूक्लिड साहब ने आखिर क्या ऐसा करामात कर दिया कि वो ज्यामिति के पर्याय ही बन गए। नमस्कार, और इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। तो चलिए हम सबसे पहले अपने भारत से ही शुरू करते हैं। ज्यामिति के इतिहास को जानने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं शुल्ब सूत्रों के पास। ये शुल्ब सूत्र क्या थे? तो शुल्ब सूत्र संस्कृत भाषा में लिखे हुए ज्यामिति के ग्रंथ हैं जिनकी रचना ईसा से यानी आज से लगभग 2500 साल पहले, यानी कि यूक्लिड के भी अपने ग्रंथ लिखने से 200-300 साल पूर्व की गई थी। शुल्ब, ये जो शब्द है, इस शुल्ब शब्द का मतलब होता है रस्सी। इसीलिए इन सूत्रों को कहा जाता है शुल्ब सूत्र। अब आप पूछेंगे ये रस्सी क्यों? क्योंकि उस समय रस्सियों से वेदियों का निर्माण होता था। आप शायद वेदियों के बारे में जानते होंगे। वेदी यानी जो यज्ञ में, हवन में जो बनावट बनी रहती है कुछ खास आकृति की, शायद आपने उसको कभी देखा हो। तो उसके निर्माण के लिए कुछ खास ज्यामितीय तरीके होते थे, उनसे वो आकार बनता था। तो उसके निर्माण के लिए शुल्ब सूत्रों की रचना हुई थी, और ये बहुत से शुल्ब सूत्र थे जिसमें से एक था बोधायन शुल्ब सूत्र। बोधायन एक वैज्ञानिक, कह लीजिए ऋषि का नाम था, जिनके नाम पर बोधायन का शुल्ब सूत्र रखा गया। अन्य भी 5 और शुल्ब सूत्र हैं। ठीक, तो उसी शुल्ब सूत्र में पाइथागोरस का प्रमेय भी आता है। तो यहाँ आप देखिए कि हमारे भारत में जो ज्यामिति थी वो यूक्लिड साहब से भी 200 साल आगे थी। आप खुद सोचिए, आप अभी 2000 में हैं और आप 2400 की बात आपने कह दी थी। सिर्फ यही नहीं, जिस पाइथागोरस प्रमेय की हम बात सुनते हैं उसको पाइथागोरस से भी पहले चीनियों को भी पता था, चीन के लोगों को भी पता था, बेबीलोन वालों को भी पता था। तो हमारे भारत में वेदियों के निर्माण में इस ज्यामिति का उपयोग होता था। आपने वेदी के बारे में सुना अवश्य होगा, और ये रहा हमारा एक वेदी जिसको शायद आप देख पाएं। ये है एक वेदी। इसमें खास बात यह है कि ये एक समलंब है। अब जिसे समलंब नहीं आता उसके लिए हमें माफ़ी। हमने क्षेत्रमिति में समलंब के बारे में आपको बताया था। ये रहा हमारा आधार। ये इसके सामने वाली भुजा जो कि समांतर होती है, और ये दोनों इसकी बगल की भुजाएं। इसमें एक खास बात थी कि इस भुजा की लंबाई होती थी 24 पद, और इसकी 36, और इधर वाले की 30, और ये जो ऊंचाई है ये 36 होती थी। इसमें एक और ख़ास बात थी कि ये जो दिशा है आप देख पा रहे होंगे, ये हमेशा पूर्व की ओर होती थी। तो आप शायद सोच रहे होंगे कि ये कौन सा मुश्किल है, ये तो हमने खुद बना दिया। लेकिन ज़मीन पर इसको बनाना इतना आसान नहीं है, और वो भी आज से 2500 साल पहले, जब तकनीकी के नाम पर बहुत कम उपलब्ध था। तो ठीक इसके साथ
आपने षड्यंत्र के भी बारे में सुना होगा। षड्यंत्र में भी ज्यामिति का भर भर के उपयोग है। षड्यंत्र में एक दूसरे से 9 समद्विबाहु त्रिभुज हैं और उन 9 समद्विबाहु त्रिभुज से 43 माफ कीजिएगा छोटे छोटे त्रिभुजों का निर्माण होता है। तो इतना प्रिसीजन, इतना एक्यूरेसी आसान बात नहीं था। तो हमने जाना अभी कि हमारे सूत्रसूत्रों में क्या ज्ञान था, हम तो उसे समझ नहीं पाएंगे, लेकिन हमने मात्र परिचय जाना कि हमारे भी देश में ज्यामिति का विकास अवश्य हुआ था। लेकिन इसके साथ एक दिक्कत थी कि ये केवल परिशुद्ध विधियों की बात करती थी। इसका अर्थ बेटा यह है कि इनमें ये तो लिखा हुआ था कि इस वेदी का निर्माण ऐसे करना है, इस वेदी का निर्माण ऐसे करना है, ये सब बातें इसमें मिल जाती है, लेकिन उसका सिद्धांत क्या है इसके बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती। अब आप पूछेंगे आपने ये क्या बोला, समझ नहीं आया, तो हम समझाते हैं। क्या आपने हैंडपंप लगाने वालों को देखा है? यदि आप उनसे पूछेंगे कि चाचा आप हमको समझाइए कि इस हैंडपंप के पीछे क्या इंजीनियरिंग है, तो वो नहीं समझ पाए, लेकिन उनको पता है कि पानी कैसे निकाला जाता है। जो रोड पर काम करने वाले मजदूर होते हैं उनको विज्ञान का कुछ अता पता नहीं रहता, लेकिन उन्हें ये पता रहता है कि अगर हम इस दिशा में काम करें तो हमारा काम अधिक सुलभ होगा। उनको विज्ञान का नहीं पता है कि इसके पीछे क्या साइंस है, लेकिन उन्हें ये तो पता है कि कैसे काम होना चाहिए। तो हमारे इन ग्रंथों में एक खामी यह रह गई कि इनमें विधियां तो लिखी हुई हैं, लेकिन इनके पीछे के सिद्धांत खो गए हैं। ये किसी भी प्रकार हो, लेकिन हमें यह कहना होगा कि यहाँ पर शायद हमसे चूक हो गई। ठीक, अब हम अपने शुल्ब सूत्रों से चलते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता की तरफ। तो सिंधु घाटी की सभ्यता इससे भी पहले की थी, यानी आज से 5000 वर्ष पूर्व, 3000 ईसा पूर्व, यानी आज से 5100 साल पहले, 5000 साल पहले, 100 नहीं। तो वहाँ पर शायद आपने सुना होगा सिंधु घाटी की सभ्यता अपने उन्नत पर थी। जब अन्य सभ्यताएं खानाबदोश जीवन व्यतीत करती थी, तब सिंधु घाटी की सभ्यता में तौलने के भी यंत्र आ चुके थे। वहाँ पर लेन देन भी होता था और खरीदा बेचा भी जाता था। हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता में सड़कें समांतर होती थी, नालियाँ होती थी और कमरे होते थे, और ये कमरे कुछ खास आकृति के होते थे। इसका मतलब यह है कि उन बनाने वालों को ज्यामिति का अवश्य ज्ञान रहा होगा कि उन्होंने समांतर सड़कें बना दी। समांतर सड़कें जो कि जैसे कि ऐसे, जो कि कभी मिलती नहीं हैं, वो रेखाएं जो कभी मिलती नहीं हैं। साथ में उन कमरों के लिए जो ईंटें उपयोग में लाई जाती थी, उनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 4:2:1 में होती थी, कुछ इस प्रकार की। तो इतना खास बनावट बिना किसी ज्यामितीय ज्ञान के नहीं हो सकता। इससे हम कह सकते हैं कि भारत में या कह लीजिए गणित का ही विकास हुआ था। तो अब हम चलते हैं हमारे भारत से पश्चिम की तरफ और पहुंचते हैं हम मिस्र में। मिस्र यानी वही इजिप्ट, जिसकी कहानियों में आपने मम्मी के बारे में सुना होगा। तो आपने यह कहावत अवश्य सुनी होगी कि आवश्यकता आविष्कार की
जननी होती है, यानी बिना आवश्यकता के इंसान कोई कार्य नहीं करता, उसे भी लालसा होती है। तो यही आवश्यकता कुछ आन पड़ी थी मिस्र के लोगों की। मिस्र में जो लोग होते थे उनको अपने जमीनों को जानने के लिए ज्यामिति का उपयोग लेना पड़ा था। आप कहेंगे क्या? तो बात भैया यह थी कि जो मिस्र में लोग थे तो उनमें से जो लोग जमीनों के मालिक थे यानी भूमि स्वामी, अपने अपने, जैसे यहाँ पर हमारे यहाँ जमींदार होते थे, तो वहाँ पर होता यह था कि नील नदी में बाढ़ आ जाती थी। आपने नील नदी का नाम सुना होगा कि संसार की सबसे लंबी नदी। तो नील नदी में जब बाढ़ आता था तो जो उनके ज़मीन थे, उनकी जो बाउंड्रीज थी, उसका कुछ अता पता नहीं चलता था। चूँकि बाढ़ जब अपने साथ पानी लेकर आती है तो सब कुछ बहा कर ले जाती है। तो इसके लिए उन्होंने यह तय किया, उनके सामने जैसे एक मजबूरी आ गई कि उन्हें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना वो जान नहीं पाएंगे कि हमारी बाउंड्रीज कैसे हैं। यानी हम क्या कहना चाह रहे हैं, मान लीजिए कि ये कुछ ज़मीन है, ये ऐसे ज़मीन है, ठीक। अब यहाँ पर किसी का खेत था, इसके बाद कोई खेत दूसरा इंसान का था, ठीक। इसी प्रकार कोई तीसरा इंसान का भी ऐसे खेत था। अब बाढ़ यहाँ से पानी के साथ आता है और ये सब कुछ जो फेंसिंग जो भी किया हुआ है सबको बहा कर ले जाता है। तो अगली बार कैसे पता चलेगा कि भैया ये वाला इसी का है, ये वाला दूसरे का, और तीसरा वाला जो तीसरा इंसान है उसका है। तो इसके लिए कोई ना कोई मापन अवश्य होना चाहिए जिससे हम जान पाएँ कि भैया पहले वाले की लंबाई 1 मीटर थी, इसलिए इसका क्षेत्र 1 मीटर तक होना चाहिए। तो इसके लिए वहाँ पर मिस्र में आविष्कार हुए। उन्होंने धीरे धीरे ज्यामिति को जानना शुरू किया। उन्होंने शुरू किया साधारण से क्षेत्रफलों से कि कैसे इस भूमि का हम क्षेत्रफल जान सकते हैं, जो कि लंबाई गुने चौड़ाई होती है। उन्होंने त्रिभुजीय आकार के खेतों के भी क्षेत्रफल जानने चाहें। उसके बाद आपको जानकर हैरानी होगी कि मिस्र के लोग कटे हुए पिरामिडों के आयतन को भी निकालना सीख गए थे। अब ये पिरामिड क्या होता है? तो पिरामिड एक ऐसा ठोस होता है जिसका आधार या तो कोई त्रिभुज या समभुज या चतुर्भुज या कोई और फिर अन्य बहुभुज होता है। जैसे में मान लीजिए कि हम ऐसा कुछ बोलते हैं, इसका ये क्या है भैया? तो ये है षडभुज, हेक्सागोन। अब पिरामिड में जो ये सारी ये जितने भी आप बिंदु देख रहे हैं, ये सब के सब एक बिंदु पर जाकर ऐसे मिल जाते हैं ऐसे। यानी कि ये जो आप सरफेस फलक जिसको बोलते हैं, ये जो फलक है पार्श्व फलक जिनको अधिक सटीकता के साथ कहा जाता है, ये पार्श्व फलक त्रिभुजाकार होते हैं। तो ये रहे हमारे पिरामिड। और प्रिज्म क्या होता है? तो प्रिज्म में भी सेम बात, आधार कोई बहुभुज होगा लेकिन जो उनमें पार्श्व फलक है वो त्रिभुज न होकर आयत होता है। जैसे में मान लीजिए कुछ ऐसा, इसको देखते चलिए। ये रहा एक हमारे पास क्या, तो एक प्रिज्म जिसकी 6 भुजाएं हैं, 6 भुजाएं नहीं 6 सरफेसेस हैं, 6 फलक, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं यूनान में। मिस्र की कहानी खत्म हुई, हमने यह भी जान लिया कि
उन लोग इस पिरामिड को कटे हुए भाग को यानी इतना के भी आयतन को निकालना सीख गए थे। यानी वहाँ पर भी विकास हुआ था। और ये बातें हो रही हैं यूक्लिड के समय से भी पूर्व की। यानी यूक्लिड के समय तक इंसान को ज्यामिति के बारे में बहुत कुछ का पता चल गया था। ठीक है, तो अब चलते हम अपने थेल्स की तरफ। आखिर थेल्स कौन थे? तो देखिए, थेल्स भी यूनान के थे। थेल्स यूनान यानी ग्रीस। आपने ये सुना होगा, यूनान यानी ग्रीस। इनका जिक्र बहुत चीज़ों में आता है। तो एक हम कहावत यहाँ पर कहना चाहेंगे जो सदियों वाली है कि दुनिया में आपको ऐसी कोई भी वस्तु नहीं मिलेगी जिसके रूट्स, जिसकी जड़ें यूनान में ना हो। तो यूनान की सभ्यता भी समय में बहुत आगे थी, भारत की सभ्यता की ही तरह। हाँ, वहाँ के विचार कुछ अलग अवश्य हैं, लेकिन हमें जानने चाहिए। तो थेल्स यूनानी गणितज्ञ थे। इस यूनानी गणितज्ञ यानी थेल्स के पास उनको ये श्रेय जाता है, उनको ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने पहली उपपत्ति यानी प्रूफ सबसे पहली बार उन्होंने प्रूफ दिया। और वह प्रूफ किस चीज़ का था? वह प्रूफ इतना साधारण सा चीज़ का था कि एक वृत्त होता है, इस वृत्त में आपने सुना होगा व्यास, जो इसके केंद्र से पास होकर जाता है। तो वह व्यास इस वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है। मात्र इतना ही उनका यह उपपत्ति यानी प्रूफ है, लेकिन उन्होंने यह सबसे पहले बार किया। ठीक है, इसके साथ उन्होंने 2 और एक बातें भी बताई। उनमें से एक और था कि समद्विबाहु त्रिभुज के जो आधार कोण होते हैं, यानी कुछ ऐसा अगर त्रिभुज है जिसमें ये भुजाएं बराबर है, जिसमें मान लीजिए ABC हम नाम देते हैं, ABAC बराबर है, तो AB और AC पर जो ये कोण बनते हैं, मान लीजिए 1 और 2 हम उसका नाम देते हैं, तो 1 और 2 बराबर होगा। ये हमें यूक्लिड साहब ने बताया था। जी नहीं, थेल्स साहब ने बताया था। तो थेल्स साहब ने एक और चीज़ बताया था कि जब 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो जो ऊर्ध्वाधर कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। वो तो अधिक एक अलग चर्चा की बात हुई। एक हम आपको अन्य कहानी सुनाना चाहते हैं थेल्स के जीवन की, तब आप समझ पाएंगे कि थेल्स साहब थे कौन। तो भैया बात है रात की। रात में थेल्स साहब आकाश को, तारों को, चांद को देख रहे थे। अब हुआ ये कि देखते देखते वो पेड़ पर से जमीन पर आ गिरे। वहाँ पर बगल में एक लड़की खड़ी थी, वो देखकर हंसने लगी कि इनको पता भी नहीं है कि आखिर ये खड़े हैं कहाँ पर। तो थेल्स साहब ने जब पूछा कि तुम हम पर हंस क्यों रही थी, आखिर काहे हमने क्या कर दिया कि तुम हंस रही थी, तो उस लड़की ने कहा था कि जिस इंसान को अपने नीचे की ज़मीन नहीं दिखती उसे तारे कैसे दिख जाएंगे। तो इस प्रकार के थे हमारे थेल्स साहब कि उनको पता न रहता था कि आखिर वो खड़े कहाँ पर हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनको ज्यामिति के प्रति, उनको तारों के प्रति कितना उनका लगाव था। अब आप सोचिए, जब गुरु ऐसा है तो शिष्य कैसा होगा। तो शिष्य यानी थेल्स के शिष्य थे पाइथागोरस थे थेल्स के शिष्य, जिनके नाम पर पाइथागोरस प्रमेय भी है। तो हम ये भी पहले आज जानेंगे अभी कि ये जो पाइथागोरस प्रमेय है, क्या यह सच में शुल्ब सूत्रों में दिया गया था? तो जी हाँ, यह बात सही है। तब आप पूछेंगे कि तब क्यों हम इसको शुल्ब सूत्र नहीं बोलते हैं। यानी हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जो आपने अभी ये देखा, इस महावेदी
इसी प्रकार जो पाइथागोरस प्रमेय है, यह बात पाइथागोरस प्रमेय जब तक पाइथागोरस ने खोजी थी उससे पहले भारतीयों को, चीनियों को, यूनानियों को, बेबीलोन वालों को, बेबीलोन यानी आपने यह शब्द सुना होगा बेबीलोन, तो बेबीलोन आज की इराक सुना है अपने नाम, जहाँ पर अभी युद्ध छिड़ा हुआ है, चलता रहता है युद्ध, इस इराक को बेबीलोन बोलते थे। ठीक है, तो यानी बेबीलोन जब आप शब्द सुने तो आप इराक समझे। तो बेबीलोन वालों को भी यह बात पता थी और पाइथागोरस से बहुत साल पहले पता थी। तब आप पूछेंगे तब क्यों, आखिर क्या उलझन हो गई कि हमें पाइथागोरस बोलना पड़ता है, तो हम वो भी जानेंगे कि आखिर क्यों पाइथागोरस के नाम पर ही वो प्रमेय रख दिया गया है। तो पाइथागोरस कौन थे? तो पाइथागोरस थेल्स के शिष्य थे। ठीक है, पाइथागोरस थेल्स के शिष्य थे। आपके पुस्तक में दी हुई है कि इन दोनों का जन्म कब हुआ था, उस पर हम नहीं चलते हैं। तो शुरू में तो जो पाइथागोरस साहब है, इनकी शिक्षा दीक्षा थेल्स के देखरेख में हुई, लेकिन अब जब थेल्स साहब के पास का उनका ज्ञान खत्म हो गया तो उन्होंने कहा पाइथागोरस से कि अब तुम देश भ्रमण करो, अब जाओ पूरी दुनिया में। उस समय तो इंटरनेट था नहीं कि आपको बैठे बैठे ज्ञान मिल जाएगा। उस समय लोगों को खुद चलकर गुरु के पास अन्य देशों की यात्रा करनी होती थी और जहाँ पर ज्ञान है वहाँ पर बटोरना पड़ता था। तो गुरु के आदेश को लेकर वो चले गए अन्य देशों के भ्रमण पर। सबसे पहले वो पहुँचे मिस्र में वो 22 साल तक रहे और वहाँ की बातों को जाने, वहाँ के अनेक जो ज्ञान है उसको उठा कर लाए। फिर वो मिस्र के बाद गए बेबीलोन में, जहाँ वो 12 साल तक रहे, यानी समझिए कुल 34 साल अपने वो जीवन के बाहर ही व्यतीत कर दिए। आप सोचेंगे कि क्या बकवास करते होंगे, तो जी नहीं, ऐसा नहीं था। वो वहाँ के विज्ञान को, सिर्फ गणित ही नहीं, विज्ञान को, दर्शन को, चिंतन को, अन्य भी जो हमारा साहित्य है उसको जाने, फिर वापस अपने देश आ गए। इसी बीच ऐसा भी कहा जाता है कि यूनान की जो ये पाइथागोरस थे, पाइथागोरस साहब भारत भी आए थे, क्योंकि उनके जो दार्शनिक विचार हैं वो कुछ कुछ भारत वालों से मिलते हैं। ठीक, तो जब ये वापस गए पाइथागोरस साहब बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा करके, 56 साल की आयु में उन्होंने वहाँ पर अपने देश में एक विद्यालय की स्थापना की इन्होंने। ठीक है, विद्यालय की स्थापना की पाइथागोरस ने। अब जब भैया इतना ज्ञान जिसके पास होगा, बच्चे तो खींचे चले आएंगे ही। और उन्होंने उनके विद्यालय में एक नियम था। कौन सा नियम था? तो नियम ये था कि कोई भी संपत्ति कोई शिष्य की या एक व्यक्ति की नहीं है, यानी कि कोई भी चीज़ या कोई भी ज्ञान, चाहे वो बौद्धिक हो, मौखिक हो, कि किसी भी प्रकार की वस्तु या ज्ञान एक व्यक्ति की निजी संपदा नहीं है। यानी कि हम यह नहीं कह सकते कि ये ज्ञान सिर्फ मेरा है, इसकी अगर खोज हमने की तो इसका क्रेडिट हमको मिलना चाहिए, वैसा कुछ नहीं था। ये एक अनोखा नियम था। यानी कि अगर हमने कुछ बनाकर लाया है कहीं से, मान लीजिए खाने के लिए, तो उस पर सबका अधिकार है, उसको सब में मिल बांट कर हमें खाना होगा। तो ये एक अनोखा नियम था। और उस नियम के वजह से हुआ ये कि जब भी कोई पाइथागोरस या उनके शिष्य नया खोज करते तो यह कहा जाता कि भैया पाइथागोरस के विद्यालय ने खोज की है। अब पाइथागोरस के विद्यालय से नाम जुड़ा था पाइथागोरस से, इसलिए हुआ ये कि बहुत सारे खोज जो पाइथागोरस के शिष्यों ने की थी विज्ञान में, गणित में, वो पाइथागोरस के नाम पर ही चली आई। उसी में से एक बात थी, कौन सी? तो पाइथागोरस प्रमेय पर। तो अभी हम लोग ये कहानी जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय वाला। तो भैया बात कुछ ये है कि
पाइथागोरस साहब से बहुत साल पहले भी 200-300 साल पहले सभी दुनिया के बहुत सारे सभ्यताओं को यह पता था और अब उसका सबूत भी मिला है। ये बात हम हवा में नहीं कह रहे हैं कि लोगों को पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पता था। अब हुआ ये कि यूक्लिड साहब ने जो अपनी पुस्तक लिखी, उस पुस्तक में उन्होंने यह लिख दिया कि ये जो प्रमेय है, जिसके अनुसार आप जानते हैं आधार का वर्ग धन ये जो लंब है इसका वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, तो उन्होंने यह बात लिख दी कि इसकी खोज पाइथागोरस साहब ने की। अब चूंकि यूक्लिड का जो ग्रंथ है उसको आधार मान लिया गया है ज्यामिति का, तो इसीलिए मान लिया गया है कि इसकी खोज भी पाइथागोरस साहब ने की थी, जो कि सरासर गलत थी। उनको भी यह कहीं से बात पता चली और पाइथागोरस ने अपने शिष्यों को यह बात बताई। यह प्रमेय के बारे में उन्होंने अपने शिष्यों को बताया और उन शिष्यों के माध्यम से यूक्लिड को पता चला था। अब इससे हुआ ये कि यूक्लिड ने सोचा कि पाइथागोरस ने खोज की थी, क्योंकि पाइथागोरस के शिष्यों ने उनको ऐसा बता दिया होगा। तो ये रहा पाइथागोरस प्रमेय का भ्रम। आखिर क्यों पाइथागोरस प्रमेय को कहा जाता है कि इसकी खोज पाइथागोरस ने की थी, जबकि ऐसा नहीं था। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं यूनान की ज्यामिति में आखिर क्या ऐसी अनोखी बात थी, तो उस पर हम लोग वापस आते हैं। तो भैया हो ये रहा था कि सारी दुनिया में ज्यामिति का आपने देखा इधर उधर विकास चल रहा है। मिस्र वाले अपने लगे हुए हैं खोज में, भारत में इधर वेदियों के निर्माण पर काम चल रही है। तो भैया कोई एक सबका जो जानकारी था सब इधर फैला हुआ था, सब बिखरा हुआ, तो इसको समेटने का काम किया था यूक्लिड साहब ने। इसको एक पुस्तक के रूप में ला दिया। जितना भी ज्ञान था यूक्लिड साहब के पास, उन सबको यूक्लिड साहब ने एक पुस्तक में लिख दिया। और जो उन्होंने ज्ञान पाया था, जो अन्य इससे पूर्व जो हमारे थेल्स साहब थे और भी जितने लोग थे जो उन्होंने ज्यामिति में विकास किया था, उनको उन्होंने पढ़ा और एक पुस्तक में लिख दिया। उसी पुस्तक को बोलते हैं द एलिमेंट्स। आपने सुना होगा द एलिमेंट्स, जिसको हिंदी में मूल तत्व बोलते हैं, पर ये उनके किताब का असली नाम नहीं था। उनके किताब का असली नाम था अस्टोकेइया। ठीक है, और ये किताब उन्होंने यूनानी भाषा में लिखी थी। अस्टोकेइया का अर्थ होता है सबसे छोटा, जिसका कोई भाग न हो। तो ये रहा था हमारे यूनानी भाषा में शब्द जो कि प्रयोग किया था यूक्लिड साहब ने अपने ग्रंथ के लिए। अब यूनान की सभ्यता में आखिर उनके ज्यामिति में क्या खास थी, तो भैया खासियत यह थी कि जो मिस्र वाले थे, जो बेबीलोन वाले थे, या हम लोग भारत वाले, हम लोगों ने ज्यामिति में तो बहुत कुछ किया, लेकिन एक गड़बड़ हो गई कि उसको हमने एक विज्ञान के रूप में विकसित नहीं किया। यानी हमने उसके डिटेलिंग में नहीं, हम लोग नहीं गए कि ऐसा आखिर होता क्यों है, और उसको पूरा एक साइंस का रूप नहीं दिए, है ना। जैसे एक तो होता है कि भैया कोई एक चीज़ है, उसको तुम जान लो कि इसका प्रयोग कैसे होता है। दूसरा है कि भैया उस चीज़ को जानो और साथ में आखिर वो क्यों, कौन सा एप्लीकेशन पे, उसके पीछे का पूरा विज्ञान तुम समझ लो। तो भैया जो यूनान वाले थे उन्होंने यही किया। उनमें ये खासियत थी कि उन्होंने इस पूरे ज्यामिति को एक तार्किक आधार दे दिया। तार्किक आधार यानी तर्क के आधार पर जो बात कही जाए। ठीक है, अब तर्क आप समझते होंगे कि तर्क क्या होता है। यानी हम कुछ अपना पॉइंट रख रहे हैं, आप कुछ अपने वैलिड पॉइंट रखिए, फिर हम दोनों मिलकर ये तय करेंगे कि हम दोनों में से कौन सही है ना। और वो होता है तर्क के आधार पर। आप अपना ज्ञान रखिए, हम अपना ज्ञान रखते हैं, फिर बात होगी, जिसको हम लोग बोलते हैं निगमनिक तर्कण। और इसके बारे में आपके जो परिशिष्ट है अपेंडिक्स पुस्तक के अंत में, उसमें
यह बात दी हुई है, तो आप वहाँ से एक बार जरूर इसको पढ़ें। ठीक है, तो हमने अभी ये जाना कि यूक्लिड साहब ने क्या किया। तो यूक्लिड साहब ने, ऐसा नहीं है कि यूक्लिड साहब ने जो ज्यामिति का किताब लिखा उसमें उन्होंने सारा बात अपने से लिख दिया, वैसा कुछ नहीं था। यूक्लिड साहब ने सिर्फ क्या किया कि उनको ये मिलना चाहिए श्रेय कि उन्होंने पूरे उस समय के ज्ञान को बटोर दिया, उसका संकलन कर दिया। तो आप पूछेंगे तो इसमें कौन सा बड़ा बात है, दो भाई हम भी कर देंगे, जितना ज्ञान है बस उसी को लिखना है। तो बात ऐसी नहीं है, उन्होंने पूरा एक उसको ज्यामिति को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पर ला दिया, उसका बेस मजबूत कर दिया, उसका आधार जो नींव है ज्यामिति को उसको रख दिया था, जिसके वजह से आज भी 2500 साल पहले की 2300 साल पहले की ज्यामिति हमें पढ़ने को मिलती है। तो अब आप पूछेंगे कि ये जो ज्यामिति है क्या असल में है होती है, तो नहीं। जो भी ये ज्यामिति हम लोग पढ़ेंगे अभी आने वाले अध्यायों में, ये ज्यामिति असल की ज्यामिति नहीं है, यानी ये असल में हमारे इस पूरे ब्रह्मांड में मौजूद ही नहीं है। तब आप पूछें ब्रह्मांड में तो नहीं तो कम से कम हमारी इस पृथ्वी में, हमारी इस दुनिया में। तो आप पूछेंगे तब क्यों हम पढ़ते हैं भैया, तब इसीलिए क्योंकि बिना इसको जाने आप उसको नहीं जान सकते जो कि मौजूद है। ये सबसे आसान वाला है, परंतु आज से 2500 साल पहले यह इतना आसान नहीं था, इसीलिए यूक्लिड साहब को इतना श्रेय दिया जाता है। तो ठीक है, अब अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे कि यूक्लिड साहब ने जो अभिधारणा दी, यूक्लिड साहब ने जो स्टेटमेंट्स दिए, उनका मतलब जो अभिगृहित दिए, जो डिफिनीशंस दी उन्होंने बिंदु को लेकर, लंबाई को लेकर, समतल को लेकर, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे फिर अन्य वीडियो में। यूक्लिड साहब के अभिधारणा, उनको कैसे ये विचार आया, उन्होंने वह कहाँ से उठाया, हम यह भी जानेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए और ज्यामिति से प्यार अवश्य कीजिए।